वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 9th का, जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसने मिस आउट कर दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का पहला टॉपिक है फैक्टर दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों फर्स्ट वर्ल्ड होने की जरूरत पड़ी, क्यों ऐसी सर्कमस्टेंस यानी ऐसे फैक्टर्स क्रिएट हुए जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट। ये दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, जब बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, बहुत सारी कंट्रीज का पूरा इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत सारी चीजें हुई जो पूरी दुनिया कभी भी भूल सकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूल सकती है। इसको एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। वो सारी कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंक्लूड हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंक्लूड हुई थी, उनके साथ इतना कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था कि अभी भी उनकी असर देखने को मिलती है। मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और ये सारे ही फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से फैक्टर्स, तो धीरे धीरे हम लोग इन डिटेल सारे फैक्टर्स देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ था, तो 1 अगस्त 1914। ये डेट याद रखना, 1 अगस्त 1914 को हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। जर्मनी डिफीटेड फ्रांस इन अ सिडेन वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 1871 में। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिडेन वॉर हुआ था, और वो जो सिडेन वॉर था वो कहीं ना कहीं फ्रांस हार चुका था, और फ्रांस को एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी यानी कि एक समझौता साइन करना पड़ा था 1871 में। और इतना ही नहीं, फ्रांस वॉर हारने के बाद उसे वॉर फाइन भी भरना पड़ा था, और उसको अपने दो प्रोविंस जिसका नाम था लॉरेंस एंड एल्स्के, वो उसे जर्मनी को देने पड़े थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रांस का अपना ईगो हर्ट हो चुका था। फ्रांस को ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट हो चुका है, उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के सामने, और यही सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहे थे। वापस समझते इस पर्टिकुलर सिनेरियो को कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक सिडेन वॉर हुआ था, और वो सिडेन वॉर जर्मनी जीत गया था, फ्रांस हार गया था, जिसकी वजह से फ्रांस को एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, यानी समझौते का डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा था। तब ईयर था 1871। 1871 में ये होने के बाद फ्रांस को एक वॉर फाइन भी पे करना पड़ा था, और उसके अलावा उसको अपने दो प्रोविंस लॉरेंस एंड एल्स के जर्मनी को देने पड़े थे। और फ्रांस ये सारी चीजों से ओवरकम नहीं कर पाया था। ओवरकम यानी कि वो इस चीज को सहन नहीं कर पाया था कि मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है पूरी दुनिया के सामने, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक गुस्सा डेवलप कर रही थी। फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन हुई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, वही कहीं ना कहीं पहला रीजन था कि जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था। अभी इन डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। पहला आता है इकोनॉमिक, यानी कि पैसों को लेके, यानी कि डेवलपमेंट और ये सारी चीजों को लेके फैक्टर कैसा था। इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड वास्ट एम्पायर इन द एशिया एंड अफ्रीका इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के अंदर अपना बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया था। एम्पायर बनाना यानी हमने देखा था कि इन लोगों ने अपनी अपनी पर्टिकुलर कंट्रीज के ऊपर रूल करके वहां पर अपनी जो कॉलोनीज थी वो एस्टैब्लिश की थी। 19th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट जो कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास थी। उसके बाद इकोनॉमिकली रिच, और अगर आप ये सब चीजें देखोगे तो एशिया और अफ्रीका का सारा बिजनेस, इतनी सारी चीजों पर कॉलोनीज बना देना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बहुत ज्यादा अमीर कर चुकी थी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल कर दिया था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड शिफ्ट कॉलोनिज्म, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और यही सारे रीजन थे कि इंग्लैंड ने, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीजें अडॉप्ट की थी, और यही सारे रीजंस की वजह से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत थी। In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the market on Asia and Africa. और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जर्मनी और इटली ने पॉलिटिकल कोलैप करने के बाद जर्मनी कमबैक करने के लिए मार्केट में आ चुका था। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट 25 इयर्स के अंदर जर्मनी ने अपना कंपटीशन लाया एशिया और अफ्रीकन मार्केट्स में, वो इंक्लूड हुआ, और उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चीजें तोड़ी, और अपने आप को डेवलप करने के लिए उन्होंने सारी लिमिट्स को क्रॉस की। जैसे
जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में जर्मनी में चीपर यानी कि सस्ता गुड देना शुरू किया। गुड यानी सारा सामान जो था, जितना भी सामान इंग्लैंड और फ्रांस भी यहाँ पर बेचते थे एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ पर जर्मनी ने मार्केट में आया और जर्मनी ने कंपटीशन किया इंग्लैंड और फ्रांस के साथ। और इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में जर्मनी ने सस्ता प्रोडक्ट्स देना शुरू किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंग्लैंड और फ्रांस का मार्केट डाउन होता जा रहा था। द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वे ब्रोकन अप बाय जर्मनी। एक ऐसा मार्केट जो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर इंग्लैंड और फ्रांस ने बना के रखा था, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोनॉमिकल मार्केट जर्मनी ने कंपटीशन में आने के बाद पूरा तोड़ दिया। कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जर्मनी एंड इंग्लैंड के बीच में भी कंपटीशन शुरू हो चुका था। अब सिनेरियो को समझिए। स्वीडन वॉर के बाद ऑलरेडी जर्मनी का एक दुश्मन बन चुका था जिसका नाम था फ्रांस। क्यों फ्रांस बन चुका था? क्योंकि हमने देखा कि उसकी वजह से उसको अपने 2 प्रोविंस देने पड़े, वॉर फाइन भी देना पड़ा, ह्यूमिलिएट हुआ, ये सारे रीजन। बट इकोनॉमिक फैक्टर, जब कंपटीशन के अंदर उन्होंने आके इंग्लैंड के साथ कंपीट किया तो अभी उनका एक और दुश्मन क्रिएट हो चुका था जिसका नाम था इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का पूरा बनाया हुआ डोमिनेंट मार्केट इतने सालों का जर्मनी ने आके तोड़ दिया। सेकेंड आता है मिलिट्रिज्म, यानी कि आर्मी एंड ऑल। मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन। अब आप समझिए कि जब इतना सारा बड़ी चीजें हो रही है, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, सारे कंट्रीज एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबको अपनी अपनी आर्मी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि उस टाइम पे हर किसी को यही डर था कि अगर हमने आर्मी प्रोवाइड नहीं की और किसी ने हम पर वॉर किया तो हमें हमारी कंट्री किसी को देनी पड़ेगी। टोटल एशिया और अफ्रीका के अंदर यूरोपियन कंट्रीज ने आकर अलग अलग कंट्रीज पर अपना अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी, और वो कॉलोनी को संभालने के लिए पर्टिकुलर आर्मी यानी मिलिट्री की जरूरत पड़ती थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया और बहुत सारी कंट्री ने अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू कर दिया था उस टाइम पर। उन्होंने मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को इंकरेज किया कि आप आर्मी में ज्वाइन हो और देश को सपोर्ट करो, ये सारी चीजें। While countries like जापान, इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड स्टार्टेड, और वहीं पर कुछ कंट्री थी जैसे जापान, इटली, जर्मनी, ये सारे कंट्री ने कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी, यानी कि देश में रहने वाले हर एक सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी और मिलिट्री के अंदर वक्त आने पर अपने आप को ज्वाइन करना होगा। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और कहीं ना कहीं वेपन्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने दिखा। क्यों? क्योंकि हर किसी को सेल्फ डिफेंस, हर किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे किसी पे वॉर करना है, बट हर किसी ने ये बोला कि हमें दूसरी कंट्री से बचना है, हमें अपने आप को बचाना है। इसीलिए हर एक कंट्री ने अपने अंदर अंदर जो वेपन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। फिर वो चाहे गन्स एंड ऑल हो या उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी हो, ये सारी चीजें उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था। क्रिएटेड अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर, मिलिट्री कॉम्पिटिशन एंड इकोनॉमिकल कॉम्पिटिशन। कहीं ना कहीं अब ये सीरियस एटमॉस्फेयर बन चुका था कि जर्मनी ने ऑलरेडी 2 सबसे बड़े जो उस टाइम पर डोमिनेंट कंट्री थी फ्रांस और इंग्लैंड, उनके साथ कंपटीशन कर दिया था, उनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट कर दिया था मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ये दिखने को मिल रहा था कि वॉर की सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है। आगे चल के इन्होंने मिलिट्री डेवलपमेंट इतना किया, जर्मनी जैसी कंट्री ने तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वॉर हो और उस वॉर के अंदर वो लोग जीते। थर्ड जो है ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज, दिस प्ले अ मेजर रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 ग्रुप्स। आप समझिए सारे ही फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बट ये जो ग्रुपिज्म वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के 2 दोस्तों के बीच में कभी भी लड़ाई होती है तो थर्ड पर्सन का काम ये होता है कि वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सारे जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर रहा है, ना कि किसी एक के पास जाके दूसरे एक को भड़काए। यहाँ पर क्या हुआ है कि पूरी जो दुनिया है वो एक दूसरे के साथ, किसी के साथ दोस्ती कर रही है, किसी के साथ दुश्मनी कर रही है, और आपस में मिलकर ग्रुप बना रही है सामने वाले ग्रुप के साथ लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर में पूरी ही दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, यानी कि 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है। पहला जो ग्रुप है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड तुर्की, ये सारे कंट्रीज का अपना एक पहला ग्रुप है। सेकंड ग्रुप है इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान का अपना एक सेकंड ग्रुप है। फीलिंग ऑफ जेलसी, एमनिटी, मिसट्रस्ट, फियर, हेट्रेड इन्वॉल्व बिटवीन 2 ग्रुप्स। दोनों ही ग्रुप के बीच में कहीं ना कहीं जेलसी है, ठीक है, एक दूसरे से लोग जल रहे हैं। दोनों ही ग्रुप के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, दोनों एक दूसरे से जल रहे, ये प्रॉब्लम हो गई। एमनिटी यानी दोनों एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, कोई भी
सॉल्व करना नहीं चाह रहा है। मिसट्रस्ट यानी कि दोनों ही ग्रुप के बीच में आपस में कोई भी भरोसा ही नहीं है। फियर यानी कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि वो हम पर वॉर कर देंगे, ये हम पर वॉर कर देंगे, ये सारा एक डर का माहौल है। हेट्रेड और नफरत, ये सारी ही चीजें दोनों ही ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई लेवल तरीके, यानी बोलते हैं कि रूट मतलब जड़ों में घुस गई है। वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि बिल्कुल भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में अगर एक भी बार में भी समझौता हो जाता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता नहीं। बट यहाँ पर जेलेसी, हेट्रेड, ये सारी फीलिंग की वजह से कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही थी। नेक्स्ट रहता है फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, यानी कि अपने खुद के नेशनलिज्म पर भरोसा करना, बाकी सबको बिल्कुल भी मानना नहीं, ना ही उनको रिस्पेक्ट देनी। The independence of Belgium and Greece and the unification of Italy and Germany was the result of nationalism. नेशनलिज्म यानी क्या होता है कि यूनिटी होना, एकता की भावना होना, सब लोग नेशन में मिलकर रहे। वैसा यहाँ पर दो था कि बेल्जियम और ग्रीस जो था वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थे, यानी कि वो किसी के भी अंडर में रूल नहीं करते थे, वो अपने तरीके से सारी चीज करते थे। ये एक नेशनलिज्म हुआ। दूसरा, इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था, यानी दोनों मर्ज हुआ था, वो भी एक नेशनलिज्म हुआ कि दोनों ही जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ कोलैब कर रही है, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। बट नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव इन यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज ने नेशनलिज्म का पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। उन लोगों ने नेशनलिज्म बड़ी ही खराब तरीके से यूज का है। एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खराब, और डिस्ट्रक्टिव यानी कि हिंसक जो नेशनलिज्म थी वो उन्होंने क्रिएट किया। दे टीचिंग लव टू ओन नेशन एंड हेट फॉर अदर्स। उन्होंने लोगों को ये सारी चीजें भड़का दिया देश में रहने वाले सिटीजन्स के खिलाफ कि आपकी ही कंट्री सब कुछ है, आपको आपकी ही कंट्री से प्यार करना है, बाकी सारे ही लोग आपके दुश्मन है, आप उनसे नफरत कीजिए। ये सारी चीजें उन्होंने अपने यूरोपियन कंट्रीज के सिटीजन्स के अंदर बिठा दी। और एक बार सिटीजन्स के अंदर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट कोई बात बोलते हैं तो वो सिटीजन उसके बारे में 2 से 3 बार सोचते हैं। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने कंटिन्यूअसली अपने सिटीजन को यही बताया कि आपको आपके ही कंट्री के प्रति फेथफुल रहना है, बाकी सारे लोग को हेट करना है, बाकी सारी कंट्रीज को हेट करना है, वहां के लोगों को हेट करना है। यानी कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग लोगों के अंदर अच्छी चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर लोगों के अंदर वो लोग नफरत पैदा कर रहे थे। जर्मन चीफ कैजर विलियम वाज अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म। यहाँ पर एक जर्मन चीफ थे, ठीक है, जिनका नाम था कैजर विलियम। वो भी एक कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का एक नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर चुके थे। उनको वर्ल्ड लीडर बनने की इच्छा थी। वर्ल्ड लीडर बनना यानी कि उनको पूरी ही दुनिया पर अपना रूल करना था। Feeling of war spread across other nation. He wants to rule on world. He believe in the world leadership. ठीक है, वो वर्ल्ड लीडरशिप पर बिलीव करते थे। उनको कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रस्ट था वो जीतना था ताकि लोग उन्हें सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए मौका दे। बट यही से जर्मनी के ये सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन दिख रही थी। जर्मनी में वो लोग अपने आप के सिटीजन्स को और खुद वॉर के लिए 110% प्रिपेयर्ड हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का रोल कैसे प्ले होता है तो आप समझिए, न्यूज़पेपर उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर था न्यूज़पेपर। एक बार हर एक इंसान हर घर में न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर के अंदर वो लोग आर्टिकल्स देते थे दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हेट वाले, यानी समझो कि यूरोपियन कंट्रीज में जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 2 के लिए हेट वाले आर्टिकल्स दे रहा है, ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 1 के लिए हेट वाले आर्टिकल्स दे रहा है। यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से वो देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं ला रहे थे कि उनको वॉर रोकनी चाहिए, बल्कि वो लोगों को भड़का रहे थे कि ये सारी सिचुएशन हो गई है, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ताकि लोग सिटीजन जो थे वो कहीं ना कहीं मिलिट्री ज्वाइन करे, अपने देश को सपोर्ट करे वॉर वगैरह में। और यही सारी रीजंस के न्यूज़पेपर जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अगर आप समझिए कि कोई वॉर हो रहा है बट वो वॉर की कहीं पर न्यूज ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वॉर हुआ भी है। तो आपको अगर पता नहीं चलेगा तो आप उसके बारे में कोई अपनी मैटर नहीं दोगे या कोई अपना सॉल्यूशन नहीं दोगे। अगर आपको पता चलता है कि यहाँ पर वॉर हुआ है तो आप या तो उसका पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे। पॉजिटिव यानी कि ठीक है कि अगर वॉर की सिचुएशन हुई है, देश अगर एक कोई वॉर कर रहा है तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं उस सिचुएशन को हैंडल करूं, ना कि अपना कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करूं। यहाँ पर क्या हो रहा था कि न्यूज़पेपर इतने भड़कीले या इतने हेट वाले थे दूसरों के लिए कि वो कहीं ना कहीं एक दिमागी मतलब कि मेंटली पावर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं अपने देश के सपोर्ट करे, देश के मिलिट्री पावर ज्वाइन करे। और ये सारी रीजंस की वजह से न्यूज़पेपर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट आता है फिलोसॉफी अबाउट वॉर। वॉर को लेके फिलोसॉफी, यहाँ पर देखिए कोई भी चीज को लेके फिलोसॉफी होती है। आज एजुकेशन जरूरी है तो उसके भी बहुत सारे
रीजन होते हैं कि क्यों एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन जरूरी नहीं है तो उसके भी रीजन होते हैं कि क्यों जरूरी नहीं है। सपोज के भाई 5 साल 6 साल का कोई बच्चा होता है तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, वो स्कूल नहीं जाएगा बैग उठा के, वैलिड है, उसके पास रीजन होंगे। वहीं पर एक 15 या 16 ईयर्स का जो स्टूडेंट होगा उससे स्कूल जाना होगा एजुकेशन लेने के लिए, उसके भी एक रीजन है। यानी हर एक चीज के पीछे एक फिलोसॉफी होती है। तो वॉर के पीछे की फिलोसॉफी क्या थी? तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए वॉर इज वेलफेयर, यानी उनको लगता था जो भी युद्ध होता है, वॉर होता है, वो वेलफेयर यानी कि भलाई के लिए होता है। ये बात यूरोपियंस कंट्री और यूरोपियंस लोगों के जड़ों में बैठ चुकी थी, यानी कि रूट में बैठ चुकी थी कि वॉर इज वेलफेयर। German writer Trotsky write only the mighty deserves to live and war alone is the national lead। उन्होंने पहला जो सेंटेंस लिखा था, किसने लिखा था? तो जर्मन के एक राइटर थे जिसका नाम था ट्रॉस्की। उन्होंने लिखा था ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लिव, यानी कि माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान। सिर्फ उन्हीं इंसानों को जीने का हक है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और सेकंड, वॉर अलोन इज द नेशनल लीड। वॉर एक नेशन यानी कि कंट्री की सबसे ज्यादा जरूरी नीड क्या है? वॉर यानी कि युद्ध। यानी आप समझिए कि यहाँ पर इतनी, ये जो सेंटेंस है वो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट अगर आप एकदम एग्रेसिव मूड में हो, आप गुस्से में हो, और अगर आपको ये सेंटेंस कोई आकर बोल के जाए, वो भी कोई राइटर आके बोल के जाए, तो आप उस चीज को अडॉप्ट कर लोगे। यहाँ पे कैसी चीजें लिखी हुई है? ओनली माइटी यानी कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान को ही जिंदा रहने का हक है। उसके अलावा कि भाई नेशन का जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है वो है वॉर। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है वॉर इज वेलफेयर, यानी कि युद्ध जो है वो भलाई के लिए। यानी ये सारी चीजें लोगों को, सिटीजन को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर अ स्कैरेड वर्क, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, जो जर्मन राइटर, उन्होंने वॉर को एक स्कैरेड वर्क बताया, यानी कि काम जो एक डरावना काम है। तो ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी अपना एक वॉर की सिचुएशन में पॉजिटिव फीडबैक देने की, इन्वॉल्व होने की। और ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, ये सारे फैक्टर्स जितने भी थे ये बहुत ज्यादा वैलिड थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होना बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं जरूरी हो गया था। अभी कि नहीं हुआ तो भी ये लोग बाद में वॉर करने वाले, और अभी हुआ तो भी वॉर होने वाला है। बट अभी एक और चीज बाकी थी कि आपने सिर्फ ये सब रिस्पॉन्सिबल देखे, अभी तक वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है। यानी कि हर एक क्या कर रहा है, हर एक कंट्री इंतजार कर रही है कि कोई एक शुरुआत करे तो पीछे हम सब शुरुआत करें। तो वो एक जो बिगिनिंग पॉइंट है वो अभी आने वाला है। यहां से शुरू होता है, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर बिगिन शॉट एट अ मेंबर ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे, यानी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, और उनकी जो पत्नी थी, उनको कहीं ना कहीं एक जगह पर शॉट कर दिया गया। शॉट यानी कि उनको गोली मार दी और उनको जान से मार दिया। मारने वाले कौन थे? सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सर्बिया का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो उसके पीछे था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया, गेव कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर। ऑस्ट्रिया ने जब ये चीज पता चली तो ऑस्ट्रिया ने डायरेक्ट सर्बिया को इसके लिए ब्लेम किया कि आपने ही हमारे प्रिंस और उनकी वाइफ को मारा है, तो अभी हम आपको 48 आवर्स देते हैं। कौन बोल रहा है? ऑस्ट्रिया बोल रहा है सर्बिया से कि हम आपको 48 आवर्स देते हैं, कल्प्रिट यानी कि जो भी मुजरिम है उसे आप हमारे हवाले कर दीजिए। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से ऐसा बोला कि 48 आवर्स के अंदर आपका जो भी मुजरिम है उसे आप हमारे हवाले कर दीजिए। बट सर्बिया ने इस बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और यहीं पर सर्बिया की सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे ही उन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया था, बोला था कि कल्प्रिट हमें दे दीजिए, सर्बिया ने कल्प्रिट बिल्कुल भी दिया नहीं, यानी कि सर्बिया ने उस बात को इग्नोर कर दी। और यहीं पर ऑस्ट्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सुने, सर्बिया की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने सर्बिया पर वॉर कर दिया। और यहां से शुरू होता है वर्ल्ड का पहला विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कैसे शुरू हुआ? प्रिंस और उनकी वाइफ जो ऑस्ट्रिया के थे उनको गोली मार दी गई। गोली मारने वाला था सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया, उसके बाद 48 आवर्स दिए कि जो भी मुजरिम है आप उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। बट और सर्बिया ने इस बात को इग्नोर की, और इग्नोर करते ही ऑस्ट्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे और सर्बिया की कोई बात सुने सर्बिया पर वॉर कर दिया। यही से शुरू हो जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लास्ट हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली में हुआ कैसा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 24 नेशन सपोर्टेड अलाइड नेशन एंड 4 सपोर्टेड एक्सिस नेशन। यहाँ पर दो ग्रुप हमने देखे थे। पहला ग्रुप जो था वो था ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, तुर्की और जर्मनी, जो ग्रुप का नाम था एक्सिस नेशन। अदर ग्रुप इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान, जिस ग्रुप का नाम था अलाइड नेशन। याद रखना, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जापान वाला अलाइड नेशन, जर्मनी वाला एक्सिस नेशन। टोटल 24 कंट्री ऐसी थी, यानी 24 नेशन ऐसी थी जिन्होंने अलाइड नेशन को सपोर्ट किया
और 4 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने एक्सिस नेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, जर्मनी मेड नोटवर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप, इट ruined द फ्रेंच आर्मी। जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी कि उन्होंने ऑलमोस्ट, आप समझिए कि यहाँ पर हार जीत से पहले ये समझिए कि जर्मनी के पास बहुत कम कंट्रीज थी, वहीं पर अलाइड नेशन के पास बहुत ज्यादा कंट्री थी। फिर भी अगर जर्मनी ने उन पर डोमिनेंस पावर हासिल किया था तो वो बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम चीज हो गई थी। इन्होंने मतलब जर्मनी ने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नोटवर्दी विक्ट्रीज ली थी, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से वो लोग जीते थे और उन्होंने फ्रेंच आर्मी को पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इट फॉट मेनी सबमरीन वॉर एंड डिस्ट्रॉयड द शिप ऑफ अलाइड नेशन। जर्मनी ने सबमरीन वॉर्स भी किए जिसके अंदर उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज की बहुत सारी शिप्स को भी डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया और वहां पर भी उन्होंने विक्ट्री हासिल की। मैनी सोल्जर्स एंड सिटीजन डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनियस गैसेस। वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे सिटीजन्स और सोल्जर्स की मौत इस वजह से भी हुई थी। एक तो टैंक, आर्मी टैंक्स है वो तो ऑब्वियसली बात है, बट पॉइजनियस गैस, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ये इफेक्ट होता है कि उस टाइम पर उन्होंने पॉइजनियस गैस का भी यूज किया था, यानी कि कोई भी जहरीली गैस उन्होंने एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जिसकी वजह से जो जो ब्रीथिंग करेंगे उन सबकी डेथ होती जाएगी। तो इतना खराब डिस्ट्रक्टिव लेवल तक उन्होंने वॉर को सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। उसके बाद इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विथड्रॉ फ्रॉम दी वॉर। 1970 के अंदर रशिया ने अपना रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया और उन्होंने वॉर में से विथड्रॉ कर दिया, यानी कि रशिया अभी आगे कोई भी वॉर करेगा नहीं। और जर्मनी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, और जब रशिया ने विड्रॉ किया उस टाइम तक यानी 1970 तक जर्मनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर लेके बैठा था। इट मैनेज टू ड्रॉन अमेरिकन स्टीमर लुत्सियाना इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड। अमेरिका की एक स्टीमर है जिसका नाम है लुत्सियाना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीमर है। जर्मनी ने वो भी मैनेज किया, उन्होंने अमेरिका की वो स्टीमर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके अंदर 147 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। अमेरिका ज्वाइन अलाइड नेशन इन अप्रैल 1917, और जैसे ही अमेरिका के साथ ये सिनेरियो हुआ, अमेरिका ने 1917 के अंदर अलाइड नेशन यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। विद दैट पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम ज्वाइन अलाइड नेशन। उसी के साथ यानी अमेरिका के साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम ये सारी कंट्रीज ने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया। थस अलाइड नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर। और ऑब्वियसली बात है जब इतनी सारी, मेन अभी तक यहाँ पर अमेरिका इंक्लूड नहीं था। अमेरिका की जब स्टीमर खत्म हुई यानी कि डैमेज हुई जो जर्मनी ने की थी लुत्सियाना, उसके बाद अमेरिका ने यह सोचा कि अगर जर्मनी को हराना है तो जर्मनी ऐसे अकेले हारने वालों में से नहीं है, उसके लिए मुझे अलाइड नेशन का हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, रशिया इन सबके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका ज्वाइन, और अमेरिका को देखने के बाद पनामा, क्यूबा, ग्रीस, चाइना, सियाम ये सारी कंट्रीज ने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से अलाइड नेशन के पास और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज आ चुकी थी और जिसकी वजह से अलाइड नेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना वॉर की सिचुएशन थी वो पूरी फ्लिप हो गई। यानी कि अभी तक जर्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट ये सारी चीजें अमेरिका और बाकी सारी कंट्रीज ने अलाइड नेशन को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से जर्मनी वीक हो गया और अलाइड नेशन जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जर्मन आर्मी कुड नॉट स्टैंड विद अमेरिकन ट्रूप्स, द होल पोजीशन चेंज। ठीक है, अमेरिकन आर्मी के सामने कहीं ना कहीं जर्मनी वीक पड़ी और पूरी की पूरी पोजीशन चेंज हो गई। अभी अलाइड नेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और जर्मनी बहुत ज्यादा वीक होने लगा। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 ज्वाइन द अलाइड नेशन। ठीक है, यहाँ पर और 3 कंट्री ने अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। कौन सी? तो बल्गेरिया जिसने सितंबर 1918 के अंदर अलाइड नेशन को ज्वाइन किया था, और टर्की और ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 के अंदर अलाइड नेशन को ज्वाइन किया था। द जर्मन लीडर काजर एब्डिकेट हिज पोजीशन एंड रन अवे। और जर्मन लीडर जो था कैजर, ठीक है, जो हमने देखा था कैजर विलियम जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को छोड़ दिया और वो वहां से भाग गए। जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन ऑन 11 नवंबर एंड साइन सीजफायर ट्रीटी। जर्मनी का जो लीडर था कैजर विलियम, वही अगर भाग गया तो पूरा का पूरा जर्मनी खत्म हो गया, वीक हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अलाइड नेशन के सामने क्या किया? सरेंडर कर दिया, यानी कि माफी वगैरह मांग ली और उन्होंने सीज फायर ट्रीटी साइन की, यानी कि अभी हम लोग कोई भी वॉर करेंगे नहीं। सो द वॉर बिकम्स टू एंड। और जर्मनी ने जैसे ही सरेंडर किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप समझेंगे तो ये चीज ऐसे देखने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है, क्या यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ खत्म हो गई थी। इट्स नॉट लाइक दैट।
उस टाइम पर आप बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स आई है जो वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनी हुई है, आप अगर उनका हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेसिक से बेयर मिनिमम बेसिक आपको दिया हुआ है। ये बहुत ही भयंकर यानी कि बहुत ही खराब सिनेरियो था, ठीक है, जहां पर पूरा वर्ल्ड एक ऐसे सिचुएशन पे आ गया है कि हर कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, कोई किसी को ह्यूमैनिटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन से जब फेस होता है पूरी दुनिया तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो यही था कि अलाइड नेशन एक्सिस नेशन दो ग्रुप थे। अलाइड नेशन के पास 24 नेशन थे, एक्सिस नेशन के पास 4 थे, ठीक है। जर्मनी ने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने विक्ट्री की, उन्होंने जो सबमरीन वॉर्स थे वो भी जीते, उन्होंने फ्रेंच आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया और आगे उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से जर्मनी ने क्या किया, वॉर की सिचुएशन को हैंडल किया, यानी कि उन्होंने डोमिनेंट पावर हासिल की। 1970 के अंदर रशिया ने विड्रॉ कर लिया वॉर से, उन्होंने बोला कि हम वॉर नहीं करेंगे, तब तक जर्मनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बाद में जर्मनी ने अमेरिकन स्टीमर जो लुसियाना था उनको कहीं ना कहीं डैमेज किया, जिसके अंदर 147 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो गई। ये बात होते ही अमेरिका ने तुरंत ही अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया। अमेरिका ने ज्वाइन किया, उसके बाद पनाना, ग्रीस, क्यूबा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। और ये सब होते ही अमेरिकन आर्मी के सामने जर्मनी इतना स्ट्रांगली खड़ा नहीं रह पाया और उन्होंने क्या किया, जर्मनी जो थी वो वीक होती गई और अलाइड नेशन स्ट्रांग होता गया। उसके बाद बल्गेरिया ने 1918 के अंदर, सितंबर 1918 के अंदर अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद तुर्की और ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 के अंदर अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। और उसके इतनी सारी पावर होने के बाद जो कैजर थे, जो जर्मनी के लीडर थे, वो वहां से अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गए और उनके भागने के बाद जर्मनी वीक हो गया और जर्मनी को अलाइड नेशन के सामने सरेंडर करना पड़ा। और ये सरेंडर करने के बाद उन्होंने सीज फायर ट्रीटी साइन की, यानी कि कोई भी वॉर नहीं करेंगे, कोई भी फायरिंग नहीं करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्या इफेक्ट हुए, रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। अभी तक जिसने भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट से जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। कोई डाउट है तो पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।